वे बड़ी अजीब किताबें थीं। उनमें बातें लिखी थी पारे की, नमक की, नाग की, दैत्य की और बादशाहों की, जो उसकी समझ से परे थी। मगर एक विचार था जो हर किताब में बार बार आता था, और वह यह कि हर एक वस्तु एक ही चीज की अभिव्यक्ति है। एक किताब पढ़ने से उसे पता चला कि कीमियागरी के साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कुछ ही पंक्तियों में मौजूद है, और वह एक नगीने पर अंकित है। यह है नगीने की टिकिया। अंग्रेज ने कुछ गर्व के साथ लड़के को समझाते हुए कहा। तो फिर तुम्हें इन ढेर सारी किताबों की क्या जरूरत है? लड़के ने पूछा। इसलिए कि हम नगीने पर खुदी लाइनों को समझ सके। अंग्रेज ने ऐसे कहा जैसे कि उसको खुद ही अपनी बात पर विश्वास न हो। लड़के को जो सबसे अच्छी किताब लगी उसमें मशहूर कीमियागरों की कहानी वर्णित थी। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना सारा जीवन प्रयोगशालाओं में धातुओं के शुद्धिकरण में लगा दिया था। उनका विश्वास था कि यदि धातु को सालों साल तपाया जाए तो वह अपने गुणधर्म से अलग हो जाएगी, और जो बचेगा वही विश्वात्मा होगी। यही विश्वात्मा उन्हें दुनिया की किसी भी चीज को समझने में समर्थ बनाती थी, क्योंकि यही तो वह भाषा है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से बात करती है। उस खोज को उन्होंने उत्कृष्ट कृति का नाम दिया, जिसका कुछ हिस्सा द्रव्य पदार्थ था और कुछ ठोस। क्या तुम आदमियों और शकुनों को केवल ध्यान से देखकर ही उनकी भाषा को समझ सकते हो? लड़के ने पूछा। लगता है हर वस्तु को आसान करके देखने का तुम पर जुनून सवार हो गया है, अंग्रेज ने कुछ झल्ला कर कहा। कीमियागरी एक गंभीर साधना है। हर एक कदम ठीक उसी तरह रखना पड़ता है जैसे कि गुरुओं ने रखे थे। लड़के ने जाना कि इस उत्कृष्ट कृति का द्रव्य वाला भाग अमृत है। उससे सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। उसी की वजह से कीमियागर कभी बूढ़े नहीं होते। और जो ठोस भाग है उसे पारसमणि कहते हैं। पारसमणि को हासिल करना आसान काम नहीं है, अंग्रेज ने कहा। कीमियागरों ने अपनी प्रयोगशालाओं में धातुओं के शुद्धिकरण में सालों साल लगा दिए। धीरे धीरे उनके सारे दुनियावी दंभ दूर हो गए। धातुओं को शुद्ध करते करते उनका अपना भी शुद्धिकरण हो गया। लड़के को क्रिस्टल व्यापारी की याद आ गई। उसने कहा था कि क्रिस्टल साफ करना अच्छा है, इससे उसके नकारात्मक विचार भी साफ हो जाएंगे। लड़के को इस बात का यकीन होता जा रहा था कि कीमियागरी रोजमर्रा की जिंदगी से सीखी जा सकती है। इसके साथ ही अंग्रेज बोला, पारसमणि का एक और चौंका देने वाला गुण है। उसके एक छोटे से हिस्से से ढेर सारी धातु को सोने में बदला जा सकता है। पारसमणि का नाम तो सुना ही होगा तुमने। यह सुनकर कीमियागरी में लड़के की रुचि और बढ़ गई। उसने सोचा, थोड़े धैर्य के साथ वह हर वस्तु को सोने में बदल सकेगा। उसने उन तमाम लोगों की जीवनी पढ़ डाली जो ऐसा कर पाने में सफल हुए थे। हेल्वेसियस, इलियास, पुलकनेली और गेबर। बड़ी लुभावनी कहानियां थीं वे। हर आदमी अपनी नियति के साथ जिया। उन्होंने यात्राएं की, बुद्धिजीवियों से विचार विमर्श किया, अविश्वासी लोगों के सामने बहुत से चमत्कार किए और अमृत तथा पारसमणि का स्वामित्व हासिल किया। मगर जब लड़के ने उस उत्कृष्ट कार्य को सीखना चाहा तो वो भूल भुलैया में पड़ गया। वहां तो बस कुछ चित्र थे, सांकेतिक आदेश थे और अस्पष्ट लिखावट थी। वे लोग चीजों को इतना जटिल क्यों बना देते हैं? एक रात लड़के ने अंग्रेज से सवाल किया। लड़के को लगा कि अंग्रेज कुछ खिन्न था और उसके पास कोई किताब भी नहीं थी। इसलिए कि जो वास्तव में उसे समझना चाहते हैं वे ही उसे समझ पाए। जरा सोचो, अगर हर कोई लोहे को सोना बनाने लगे तो सोने की कीमत ही क्या रह जाएगी? अंग्रेज ने जवाब दिया, जो लोग दृढ़ निश्चयी हैं और इच्छुक हैं गहन अध्ययन के, वे ही ऐसी उत्कृष्ट कृतियों को प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है मैं यहाँ रेगिस्तान में हूँ। मैं एक सच्चे कीमियागर की तलाश में हूँ जो इन संकेतों के अर्थ ढूंढने में मेरी मदद कर सके। यह किताबें कब लिखी गई थी? लड़के ने पूछा। सदियों पहले। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, लड़के ने तर्क किया। हर किसी के लिए कीमियागरी सीखने का कोई तरीका भी नहीं था। फिर ऐसी अजीब भाषा का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया, वह भी इतने पेचीदा चित्रों के साथ? अंग्रेज ने सीधे सीधे इसका कोई जवाब नहीं दिया। ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वह बराबर कारवां की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है, मगर उसे तो कुछ नया सीखने को मिला ही नहीं। हाँ, इतना जरूर सुनने को मिला कि कबीलों की लड़ाई का खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक दिन लड़के ने अंग्रेज को उसकी किताबें लौटा दी। तुमने इन किताबों से कुछ सीखा? अंग्रेज ने उत्सुकता से पूछा। वह किसी से बात करके लड़ाई के खतरे वाली बात को अपने दिमाग से दूर रखना चाहता था। मैंने सीखा कि विश्व की एक आत्मा है, और जो इस बात को समझता है वह और चीजों की भाषा भी समझ सकता है।
मैंने सीखा कि बहुत सारे कीमियागरों को अपनी नियति का पता चल गया था और उनकी उपलब्धि विश्वात्मा की खोज पारस मणि और अमृत पाने तक ही सिमट कर रह गई। मगर इस सबसे ज्यादा मैंने यह सीखा कि ये सब चीजें इतनी सरल हैं कि इन्हें नगीने की सतह पर भी लिखा जा सकता है। अंग्रेज को निराशा हुई। उसके सालों साल का शोध, जादुई संकेत, अजनबी शब्द और प्रयोगशाला के साजो सामान का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा था। उसे लगा कि उसकी आत्मा इतनी पिछड़ी अवस्था में है कि वह कुछ भी समझने के लायक ही नहीं है। उसने किताबें वापस ले ली और झोली में रख दी। तुम बस कारवां ही देखते रहो, उसने लड़के से कहा। मुझे भी उसने कुछ नहीं सिखाया। लड़का रेगिस्तान में फैली शांति और जानवरों के खुरों से उड़ती रेत को देखता हुआ सोचता रहा। हर आदमी का सीखने का अपना ही तरीका होता है, लड़के ने स्वयं से कहा। उसका तरीका मेरे जैसा नहीं है, न मेरा उसके जैसा, मगर हम दोनों को अपनी अपनी नीति की तलाश है। यही बात है जो मेरे मन में उसके लिए इज्जत पैदा करती है। अब कारवां रात और दिन सफर करने लगा। काले लबादे वाले बद्दू बार बार दिखाई देने लगे। ऊंट चालक, जो कि अब लड़के का मित्र बन चुका था, का कहना था कि कबीलों की लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। हम बड़े भाग्यशाली होंगे अगर हमारा कारवां नखलिस्तान तक सही सलामत पहुंच सका तो। जानवर भी थक कर चूर हो गए थे। आदमी एक दूसरे से कम बात करने लगे थे। रात का सन्नाटा भयावह हो चला था। अब अगर कोई ऊंट हिनहिनाता, जो कि पहले केवल ऊंट का हिनहिनाना ही होता था, तो सबके मन में इस बात का डर पैदा हो जाता कि कहीं यह आक्रमण का संकेत तो नहीं है। ऊंट चालक को लड़ाई से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। एक रात जब न आकाश में चांद था और न लाव में जलती आग की रोशनी, तो उसने लड़के से कहा, मैं जिंदा हूं। खजूर खाते हुए उसने आगे कहा, जब मैं कुछ खा रहा होता हूं तो बस मैं केवल उसी के बारे में सोचता हूं। जब मैं चल रहा होता हूं तो केवल चलने पर ध्यान देता हूं। अगर मुझे लड़ना ही पड़ा तो वह दिन भी मेरे लिए उतना ही अच्छा दिन होगा जितना कि कोई और दिन। मैं न अपने अतीत में जीता हूं न भविष्य में। मैं तो बस अपने वर्तमान से मतलब रखता हूं। अगर तुम अपने वर्तमान में मन लगाकर जी सको तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हें रेगिस्तान में भी जिंदगी दिखाई देगी। आसमान में झिलमिलाते तारे नजर आएंगे। और कबीले आपस में क्यों लड़ते हैं यह भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हैं तो वे भी इसी इंसानी बिरादरी का हिस्सा। जिंदगी तुम्हारे लिए जश्न की तरह हो जाएगी, एक बड़े त्योहार की मानिंद। क्योंकि जीवन क्योंकि जीवन क्या है? वह लम्हा, वह क्षण जो हम अभी जी रहे हैं। 2 रात बाद जब वह लड़का सोने की तैयारी कर रहा था तो उसने आसमान में जगमगाते सितारों को देखा। उसे लगा कि क्षितिज और रातों के मुकाबले कुछ नजदीक आ गया है, चूंकि सितारों को वह अब रेगिस्तान में फैला हुआ देख सकता था। यह नखलिस्तान है, ऊंट चालक ने कहा। तो हम अभी वहां क्यों नहीं चले जाते? लड़के ने पूछा। क्योंकि अभी हमें सोना है। सूर्योदय के साथ लड़के की नींद खुल गई। उसके सामने, जहां पिछली रात सितारे बिखरे पड़े थे, अब खजूर के वृक्षों की अंतहीन कतारें थीं जो पूरे रेगिस्तान में फैली थी। अंग्रेज भी उस दिन जल्दी उठ गया था। खुश होते हुए वह भी बोला, हम नखलिस्तान पहुंच गए। लेकिन लड़का खामोश था। वह रेगिस्तान की खामोशी में खो गया था और पेड़ों की कतार को देखकर ही संतुष्ट था। उसे पिरामिडों तक पहुंचने के लिए अब भी लंबा रास्ता तय करना था और तब वहां पहुंचकर आज की यह सुबह एक यादगार बनकर रह जाएगी। मगर यह तो वर्तमान के क्षण थे। ऊंट चालक के शब्दों में जश्न के क्षण। वह इन्हें उसी तरह जीना चाहता था जैसे कि वह जीता आया है, अपने अतीत और भविष्य के सपनों को लेकर। हो सकता है कि खजूर वृक्षों की ये कतारें भविष्य में विगत की यादगार मात्र रह जाएं, पर अभी तो इनके पास छाया है, पानी है और कबीलों की लड़ाई से बचने के लिए शरण। कल ऊंट की हिनहिनाहट डर का संकेत दे रही थी और आज खजूर के पेड़ों की ये कतारें किसी चमत्कार की सूचना दे रही हैं। दुनिया तरह तरह से बोलती है, लड़के ने सोचा। समय बड़ी जल्दी बीत जाता है, उसी तरह कारवां भी। नखलिस्तान में सैकड़ों लोगों और जानवरों के कारवां को पहुंचते देख किमियागर ने सोचा। नए लोगों के आगमन पर लोगों में शोर मच गया। धूल से रेगिस्तान का सूरज ढक गया। नखलिस्तान के बच्चे अजनबी लोगों के आने पर उत्साह से भर गए। किमियागर ने देखा, कबीले का सरदार कारवां के मुखिया का स्वागत करके उससे लंबी बातचीत में व्यस्त हो गया। मगर इस सब का किमियागर के लिए कोई महत्व नहीं था। उसने बहुत से लोगों को आते जाते देखा था, मगर रेगिस्तान वैसे का वैसा था, वहीं का वहीं जहां वो पहले था। उसने बादशाहों और भिखारियों को रेगिस्तान पार करते देखा था,
रेत के टीले हर बार हवा के झोंकों से अपना स्थान और आकार बदलते रहते थे, मगर रेत वही रहती थी जो वह बचपन से देखता आया था। उसे लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर बड़ा अच्छा लगता था, खासकर उस वक्त जब कारवां के मुसाफिर पीली रेत और नीले आकाश को हफ्तों देखते देखते एकाएक खजूर के पेड़ों की हरी कतारें देखते। उसने सोचा, ईश्वर ने यह रेगिस्तान शायद इसीलिए बनाया है कि आदमी खजूर के हरे पेड़ों को देखकर खुश हो सके। किमियागर ने अपना ध्यान व्यवहारिक बातों पर केंद्रित किया। उसे मालूम पड़ गया था कि उस कारवां में एक आदमी ऐसा भी है जिसको उसे किमियागरी के रहस्य सिखाने थे। शकुन संकेतों से उसे इस बात का पता लग गया था। वह उस आदमी को नहीं जानता था, मगर उसकी तजुर्बेकार आंखें उस आदमी को देखते ही तुरंत पहचान जाएंगी। उसे उम्मीद थी कि वह आदमी उसके पिछले शिष्य की तरह तेजस्वी और होशियार होगा। उसने सोचा, पता नहीं क्यों यह सब व्यक्तिगत तौर पर मौखिक प्रणाली द्वारा ही क्यों एक दूसरे को सिखाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि यह बहुत रहस्यमय है। ईश्वर ने तो अपने सारे रहस्य सभी प्राणियों पर बड़े सहज रूप से प्रकट कर दिए हैं। अपने प्रश्न का उसके पास एक ही जवाब था। इस ज्ञान को इसी तरह इसलिए देना पड़ता है क्योंकि यह जीवन शोध की पवित्रतम स्थिति से बना है और इस तरह के जीवन को शब्दों या चित्रों से नहीं बताया जा सकता। लोग शब्दों और चित्रों में इस कदर खो जाते हैं कि वह सार्वभौमिक भाषा को भुला देते हैं। दोस्तों, इसके आगे की कहानी नखलिस्तान की ओर ले जाएगी और वो जानने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और कहानी अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।